मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। जब वेक्टर्स किसी पैरासाइट को, जो डिजीज़ कॉजिंग पैरासाइट हो, उसको जब शरीर में पहुंचा देते हैं या ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचा देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होता हुआ वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। मान लीजिए कि मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया जिसको कॉज करना है, वो बॉडी में ब्लड के थ्रू एंटर किया मॉस्किटो बाइट से। उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम से होकर के लीवर में पहुंचेगा। लीवर में वो उसकी साइकिल चलेगी, जैसे कि लीवर के एक सेल को उसने इन्फेक्ट किया, एक सेल को एक पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया, वहाँ पर वो अपना नंबर बढ़ाएगा, 30, 40 या 50 हो जाएगा एक बार के रिप्रोडक्शन में। फिर उसके बाद ये साइकिल चलता चला जाएगा। फिर जितने नए पैरासिटिक यंग बने, सब एक एक सेल को, लीवर के एक एक सेल को फिर से इन्फेक्ट करेंगे। तो ये साइकिल चलता चला जाता है। तो ये साइकिल को बढ़ाने के लिए या अपने नंबर को बढ़ाने के लिए पैरासाइट भी कुछ करता है, उसको भी अपने में बदलाव लाना पड़ता है, या उसको भी होस्ट के हिसाब से, जिस शरीर में वो घुसा है उसके हिसाब से ढालना पड़ता है। ये इतना आसान नहीं है कि होस्ट के बॉडी में कोई पैरासाइट सरवाइव कर ले। कोई भी होस्ट नहीं चाहेगा कि उसके अंदर पैरासिटिक बीमारी लाने वाला नेचर का कोई स्मॉल एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे। सभी सफाई रखना चाहते हैं और बीमारी से बचना चाहते हैं, फिर भी एक्सीडेंटली ये शरीर में घुस जाते हैं। तो घुसने के लिए इनको शरीर के हिसाब से ढालना पड़ता है, क्योंकि शरीर इनको रखना नहीं चाहता। शरीर का सिस्टम इनके हिसाब से नहीं बना होता है, जबकि पैरासाइट का सिस्टम बना होता है शरीर में घुसने के हिसाब से और रहने के हिसाब से, और वहाँ सक्सेसफुली अपने नंबर बढ़ाने के हिसाब से बना होता है। तो फिर ये जब शरीर में घुस जाते हैं तो उसके बाद ये शरीर के मुताबिक खुद को ढालते हैं। ये कुछ कुछ ऐसा केमिकल रिलीज़ करते हैं कि शरीर को उसका पता न चले जल्दी। शुरू में ये बिल्कुल चुपचाप काम करते हैं, शुरू में ये बीमारी नहीं लाते, ये कोई टॉक्सिन शुरू में नहीं पैदा करने लगते। शुरू में ये अपनी जगह बनाते हैं, ये सर्वाइव करने का उपाय करते हैं, छुप जाते हैं शरीर में, और फूड खाते हैं, उसके फूड को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को सभी कुछ सारा रिसोर्सेज को, मिनरल्स को, सॉल्ट्स को, ब्लड को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, और अपने सबसे पहले अपना नंबर बढ़ाते हैं। और जब इनका नंबर बढ़ जाए तब ये शरीर पर अटैक करते हैं, कोई टॉक्सिन पैदा करेंगे या फिर कुछ फैगोसाइटोसिस करने लगेंगे, सेल्स को खाने लगेंगे, डैमेज करने लगेंगे। जब बीमारी अंदर अंदर जड़ पकड़ लेती है तब पता चलता है। शुरू में ही अगर पता चल जाए तो ह्यूमन बॉडी उसको उखाड़ फेंके। इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं कि बीमारी ना हो, लेकिन ये जब जड़ पकड़ लेते हैं, ये रह लेते हैं, ये अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, कहाँ रहना है ये स्प्रेड हो जाते हैं, तब ये अपना काम बढ़ा देते हैं, तब ये अपना काम सही ढंग से शुरू करते हैं। शरीर में छुपने के लिए ये अपना आकार बना लेते हैं, किस आकार में कहाँ छुपना है, अंडे हैं तो कहाँ छुपना है, ये ब्रेन तक चले जाते हैं, ब्रेन में भी घुस जाते हैं, ब्रेन में अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन तब तक ये पता नहीं लगने देते। आप समझिए कि ये मान लीजिए कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये स्टमक में घुसे, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाकर पहुँचे। अब इंटेस्टाइन के मसल्स में घुसने के बाद ये धीरे 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 ये शरीर में जहाँ जहाँ जाना है वहाँ माइग्रेट करते हैं, वहाँ माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट होने के बाद ये वहाँ पर अपना स्थान बनाकर जगह को पक्का करते हैं। कितने तो ब्रेन में घुस जाते हैं, कितने चेस्ट के मसल में घुस जाते हैं। तो इसे चेस्ट पेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। इंटेस्टाइन में अगर बड़े बड़े एस्कैरिस हो तो आपका वो फूड कंज्यूम जो किया है, जो खाया पिया है, जिसे एस्कैरिस जिसके अंदर है, तो वो फूड का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को कहा जाता है कि पेट में कीड़ा है तो खाना पीना बदन में नहीं लगता है, तो कैसे लगेगा? ये जितना डाइजेस्टेड फूड है उसका बड़ा हिस्सा तो ये पैरासाइट खा जाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि लगभग आधे बच्चों के शरीर में कोई ना कोई पैरासिटिक वर्म जगह बनाता रहता है।
तो ये जहाँ जिस टिश्यू में रहे उस हिसाब से ढाल लेते हैं। अगर इंटेस्टाइन में जैसे एस्कारिस को देखिए तो वो लंबे लंबे फॉर्म में होते हैं कि आंत में चुपचाप ये छुप जाते हैं, आंत में लंबाई में छुपे रहें। हुक वर्म है, उनके अंदर हुक बना रहेगा ताकि वो मसल्स को पकड़े रहें। नहीं तो ह्यूमन बॉडी तो उन्हें फेंकने के लिए बना हुआ है। ह्यूमन बॉडी उनके हिसाब से नहीं सेट है, वो उसको रखना नहीं चाहता है, वो उसको बाहर फेंकना चाहता है। लेकिन ये जो है ह्यूमन बॉडी में घुस करके अटके रहने के लिए अडाप्टेड होते हैं। तो इस तरह से इनका व्यापार बढ़ता जाता है। फाइलेरिया तो पैर में जा कर के, हाथ पैर में, उंगलियों में जा कर के, गर्दन में घुस करके अपना काम करता है। फिर जब अंग जब काफ़ी पुराना हो जाने के बाद, जब रिलेटेड ऑर्गन काफ़ी बड़ा और फूल जाने लगता है, तब समझ में आता है कि फाइलेरिया का वर्म तो कई साल पहले अंदर घुसा था। शुरू में ये पता ही नहीं चलने देते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत लिवर फ्लूक्स हैं, वो डाइजेस्टिव पार्ट्स को डैमेज करते हैं, लिवर में भी जाते हैं, लिवर को भी बर्बाद करते हैं। कुछ ऐसे वर्म्स हैं जो कि आँख में भी चले जा सकते हैं। जब बॉडी के हर ऑर्गन में जा जा करके ये अपनी जगह बनाते हैं। अगर शरीर फ्री छोड़ दे, सफाई न बरती जाए, सावधानी न रखी जाए, तो पैरासाइट्स कहीं से कहीं घुस करके शरीर का काम तमाम कर देते हैं। और लगातार ये जो टॉक्सिन्स छोड़ते हैं, ना सिर्फ ये फूड और ऑक्सीजन मिनरल्स सब कंज्यूम कर लेते हैं, बल्कि ये बहुत तरह का टॉक्सिन्स भी छोड़ते हैं, जिससे कि तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। फिर मिलते हैं। जय हिंद।